इस वीडियो में हम एडजेक्टिव फ्रेज के मुतालिक पढ़ेंगे और एक मश्क भी करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज। An adjective phrase or adjectival phrase is a phrase that tells us something about the noun it is modifying. Modify का मतलब होता है additional information देना यानी वजाहत से बात करना। तो जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि एडजेक्टिव्स नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं यानी उनके मुतालिक इजाफी मालूमात देते हैं। तो यहाँ इस जुमले में यही बताया जा रहा है कि बिल्कुल इसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेजेस भी नाउन को मॉडिफाई करती हैं यानी हमें नाउन के मुतालिक कुछ न कुछ बताती हैं। आगे पढ़ते हैं। द हेड principal word in an adjective phrase will be an adjective. इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि हर adjective phrase में एक अहम या ख़ास लफ्ज़ होता है जिसे head या principal word कह सकते हैं और वो एक adjective होता है। इसकी मदद से adjective phrase की पहचान की जा सकती है। अब यहाँ एक मिसाल दी गई है, इसे मिलकर पढ़ते हैं। The nearby motel offers cheap but comfortable rooms. मोटेल कहते हैं सराय को जिसमें ज़्यादातर ड्राइवर हजरात खाना खाते हैं और आराम भी करते हैं। चीप का मतलब है सस्ते और कंफर्टेबल का मतलब है आरामदेह। तो इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि करीब ही मौजूद सराय में सस्ते और आरामदेह कमरे दस्तयाब हैं। तो अब इस जुमले के मुतालिक पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे। इन दिस एग्जाम्पल द हेड एडजेक्टिव स्टार्ट्स द एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस जुमले में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? ये हैं चीप और कंफर्टेबल। और ये अल्फाज किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं? रूम्स को यानी कमरों को। तो इस तरह से चीप बट कंफर्टेबल ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है और इसके शुरू में जो लफ्ज़ चीप आ रहा है ये कहलाया जाएगा हेड एडजेक्टिव। यानी इसी जुमले को इस तरह भी कहा जा सकता है कि द नियर बाय मोटेल ऑफर्स चीप रूम्स। तो इस तरह से चीप का लफ्ज़ जो है वो इस जुमले में मेन एडजेक्टिव है और इस जुमले में ये इस एडजेक्टिव फ्रेज को शुरू कर रहा है। अब पढ़ते हैं एक और मिसाल। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। These are unbelievably expensive shoes. Unbelievably का मतलब है गैर यकीनी तौर पर, एक्सपेंसिव महंगे। और इस जुमले में बात हो रही है जूतों की यानी जूतों के मुतालिक बताया जा रहा है कि ये जूते गैर यकीनी तौर पर महंगे हैं या फिर उर्दू तर्जुमे में इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है इन जूतों की कीमत नाकाबिले यकीन है। यानी इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि ये जूते इस कदर महंगे हैं कि इनकी कीमत का यकीन नहीं आ रहा। तो इस जुमले में जूतों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं? अनबिलीवेबली और एक्सपेंसिव। तो ये एक से ज़्यादा अल्फाज हुए, इस तरह ये हो गई एक फ्रेज़। और क्योंकि ये फ्रेज एक नाउन के मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है तो इसलिए ये है एक एडजेक्टिव फ्रेज। अब इस जुमले के मुतालिक मजीद पढ़ते हैं। इन दिस एग्जाम्पल द हेड एडजेक्टिव एंड्स द एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस जुमले में ख़ास लफ्ज़ जो कि एडजेक्टिव कहलाया जाता है वो है एक्सपेंसिव। यानी इस जुमले को हम अगर सिंपल फॉर्म में कहें और उसमें सिर्फ एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे दीज आर एक्सपेंसिव शूज़। तो एक्सपेंसिव का लफ्ज़ जो है वो मेन एडजेक्टिव है और अगर इस एडजेक्टिव फ्रेज को देखा जाए अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव का लफ्ज़ जो है अब इस एडजेक्टिव फ्रेज के आखिर में आ रहा है। जैसे कि हमने इससे पहले जुमले में देखा था कि एडजेक्टिव फ्रेज में हेड एडजेक्टिव या मेन एडजेक्टिव लफ्ज़ जो था वो फ्रेज के शुरू में था और यहाँ ये फ्रेज के आखिर में है। अब पढ़ते हैं एक और मिसाल।
Sarah was fairly bored with you. यानी सारा को तुम्हारे साथ बोरियत महसूस हो रही थी, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि सारा तुमसे बोर हो चुकी थी। fairly bored with you, तो bored का लफ्ज फ्रेज के दरमियान में इस्तेमाल किया गया है और ये है हेड एडजेक्टिव, यानी इस जुमले को अगर सिंपल फॉर्म में कहा जाए जिसमें एडजेक्टिव के लिए सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो ये जुमला हो जाएगा सारा वॉज बोर्ड विद यू। अब आगे पढ़ते हैं। लाइक अ नॉर्मल एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी यूज्ड बिफोर द नाउन इट इज मॉडिफाइंग, like in the first two examples above, or after the noun it is modifying like in the last example। तो अब यहाँ adjective phrase के जुमलों में इस्तेमाल के मुतालिक बताया जा रहा है कि adjective phrase जिस noun को जुमले में describe करती है, ये adjective phrase उस noun से पहले भी इस्तेमाल की जा सकती है, यानी जुमले के अंदर पहले एडजेक्टिव फ्रेज और बाद में नाउन आ सकता है। और इसके अलावा बाज़ जुमलों में ये एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद भी आ सकती है, यानी पहले नाउन आएगा और फिर इसके बाद आएगी एडजेक्टिव फ्रेज। पहली दो मिसालों में एडजेक्टिव फ्रेज नाउन से पहले आती है। चीप बट कंफर्टेबल रूम्स, यहाँ रूम्स को डिस्क्राइब किया गया है और एडजेक्टिव फ्रेज रूम्स के लफ्ज से पहले है। इसी तरह से अगले जुमले में है अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव शूज, यहाँ शूज के लफ्ज को डिस्क्राइब किया गया है और डिस्क्राइबिंग फ्रेज या फिर एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो शूज के लफ्ज से पहले आ रही है। जबकि आखिरी जुमले में कहा गया है सारा वॉज फेयरली बोर्ड विद यू, यहाँ सारा के मुतालिक बताया जा रहा है, तो सारा का लफ्ज यानी नाउन पहले आया है जबकि एडजेक्टिव फ्रेज बाद में इस्तेमाल की गई है। तो इस लेसन से हमने ये कंक्लूड किया यानी अखज़ किया कि मिलकर पढ़ते हैं। An adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective। यानी एडजेक्टिव फ्रेज अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो कि वही काम करता है जो कि एक एडजेक्टिव करता है। एग्जाम्पल ए, अभी पढ़िए, आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। तो इस जुमले में एडजेक्टिव कौन सा लफ्ज है? स्माइलिंग, बिल्कुल ठीक, जो कि फेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस तरह का चेहरा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और इस जुमले में कहा गया है कि मुझे मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना पसंद है। अब पढ़ते हैं अगला जुमला बी, आप भी पढ़िए। आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा चेहरा देखना पसंद है कि जिस पर मुस्कुराहट हो। फेस के लफ्ज के बाद अल्फाज का एक ग्रुप इस्तेमाल किया गया है जो कि फेस को डिस्क्राइब कर रहा है, फेस विद अ स्माइल ऑन इट। तो यहाँ एक से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं फेस को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज। और इसमें मेन लफ्ज कौन सा है या हेड एडजेक्टिव है? स्माइल। फेस विद स्माइल ऑन इट, इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो यानी सिर्फ एक एडजेक्टिव की मदद से इसके बारे में बताना हो तो हम कहेंगे स्माइलिंग फेस। तो लफ्ज स्माइल से बन जाएगा स्माइलिंग। तो स्माइल जैसे कि एक क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब एडजेक्टिव में तब्दील किया तो वो हो जाएगा स्माइलिंग। तो अब हम एडजेक्टिव फ्रेजेस से मुतालिक एक मश्क करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं कि क्या करना है। Replace each of the following underlined adjective phrases by an adjective। यानी हमने इन जुमलों में अंडरलाइन की हुई एडजेक्टिव फ्रेजेस को सिर्फ एक एडजेक्टिव से तब्दील करना है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, आप भी पढ़िए।
He wore a turban made of silk. यानी उसने एक पगड़ी पहन रखी थी जो कि सिल्क की बनी हुई थी। पगड़ी जो कि सिल्क की बनी हुई थी, इसकी जगह अगर हम पगड़ी के मुतालिक सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें जिससे पगड़ी के मुतालिक पता चले कि वो किस चीज़ की बनी हुई थी, तो हम क्या कहेंगे? रेशमी पगड़ी। बिल्कुल ठीक। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही वोर अ सिल्क टर्बन। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह एडजेक्टिव फ्रेज की जगह हमने सिर्फ एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया और ये जुमला हो गया ही वोर अ सिल्क टर्बन। अब अगला जुमला नंबर 2, ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड। यानी वो एक आदमी है जिसका कोई दोस्त नहीं है। तो जिसका दोस्त नहीं होता वो क्या होता है? वो होता है अकेला। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोनली। तो विदाउट अ फ्रेंड की जगह हम लोनली का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जुमला क्या हो जाएगा? ही इज अ लोनली मैन। अब लोनली का लफ्ज मैन से पहले आएगा। ही इज अ लोनली मैन। यहाँ लोनली का लफ्ज क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। अब अगला जुमला नंबर 3 आप ही पढ़िए। Nobody likes a person with bad temper. यानी किसी को भी ऐसा शख्स पसंद नहीं होता जिसे गुस्सा आता हो। तो जो शख्स बहुत गुस्से वाला हो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसके लिए अगर सिर्फ एक लफ्ज में कहना हो तो इसे कहते हैं इल टेम्पर्ड। और यहाँ भी इल टेम्पर्ड का एडजेक्टिव पर्सन से पहले आएगा और ये जुमला हो जाएगा Nobody likes an ill-tempered person. यानी किसी को भी तुनक मिजाज शख्स पसंद नहीं होता। तुनक मिजाज होता है जिसे गुस्सा आता हो, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए। अब अगला जुमला पढ़ते हैं नंबर 4, इट इज ऑफ नो यूज। यानी ये किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है इसकी जगह अगर सिर्फ एक लफ्ज में बात कहनी हो तो क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक, बेकार। ये बेकार है। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ऑफ नो यूज की जगह आएगा यूजलेस। तो ये जुमला हो जाएगा इट इज यूजलेस। अब अगला जुमला नंबर 5, ही इज अ मैन ऑफ सेंस। यानी वो ऐसा आदमी है जिसमें अकल है, या फिर यूं भी कह सकते हैं वो ऐसा आदमी है जिसमें समझ बूझ है। तो अब हम मैन ऑफ सेंस की जगह क्या लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? अक्लमंद या समझदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसिबल। तो इस तरह ये जुमला हो जाएगा ही इज अ सेंसिबल मैन। यानी वो एक समझदार आदमी है या फिर वो एक अक्लमंद आदमी है। तो इस तरह हमने मेड ऑफ सिल्क की जगह क्या इस्तेमाल किया? सिल्क। विदाउट अ फ्रेंड इसकी जगह आ गया लोनली। विद बैड टेम्पर इसकी जगह है इल टेम्पर्ड। ऑफ नो यूज इसकी जगह आया है यूजलेस। मैन ऑफ सेंस सेंसिबल। तो इस तरह ये मश्क मुकम्मल हो गई है। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।